तेरे चेहरे में ओ जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 23 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हुई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और आज फिर ताल ठोक के बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। 20 में से हमें 18 क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। 18 में से कोई शेर बता दे कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाए, गुलामी लिख दूंगा। ठीक है, 18 का 18 पढ़ाया हूं और हाल फिलहाल में पढ़ाया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपको एग्जाम देना है तो जरूर कवर कीजिएगा, है ना, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे तो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न है आपका कि 2011 के वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित करवाए गए थे। आपको याद होगा, एक बात पे मैं हमेशा जोर डालता हूं कि पूर्ण रूप से मेजबानी कराए गए 2023 में, पूर्ण रूप से मेजबानी। तो वहीं पर हम ये बात बताते आए हैं कि भाई जो मेजबानी 11 में भी कराया गया, लेकिन ये बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में कराया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। 2023 में जो मेजबानी किया है वर्ल्ड कप का इंडिया, ये पूर्ण रूप से किया है। क्या? पूर्ण रूप से किया है 2023 में, बता दिए। इसके अलावा जो 2023 के विजेता और उपविजेता रहे, ये कौन रहे भैया? तो पैट कमिंस के टीम ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तगमा है? तो छठा तगमा था, छठा खिताब था। भारत जो है फाइनल में कितने बार गए हैं? तो भारत, अगर आपसे कोई कल होके पूछ ले कि वर्ल्ड कप में भारत जो है रनर अप कितने बार रहे हैं, तो क्या मुंह उठा के आ जाओगे? नहीं, 2 बार रनर अप रहे हैं और 2 बार विजेता बने हैं, मतलब 4 बार फाइनल में गए हैं भारत। ठीक है भाई, एक एक चीज जहां तक एग्जामिनर नहीं सोचेगा, मैं सोच को आपको दूंगा। बस विश्वास करके देखिए और एनालिसिस के अन्य दिन भी मुझसे पढ़ के देखिए। 6 महीना मात्र दे दो, मैं आपको जीके जीएस में हीरो नहीं बना दिया तो मेरे नाम से जो भी करना कर लेना। ठीक है भैया, चलिए। इनके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। इसके 2 प्रथम एडिशन यानी 75 और 79 वाला कौन जीत लिया था? वेस्ट इंडीज, जहां पे विवियन रिचर्ड्स, क्लेव लॉयड हुआ करते थे। ठीक है भैया, इनके अलावा भारत पहली बार जो है वर्ल्ड कप के विजेता कब बने थे? तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप के विजेता 1983 में बने थे। कब बने थे? 1983 में बने थे। किसके अगुवाई में? कपिल देव के अगुवाई में, है ना। कपिल देव साहब जो है उस समय कप्तानी कर रहे थे, और जो 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते, ये माही भाई के कप्तानी में जीते। देखिए, कपिल देव साहब को जो है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब के लिए आप जानते हो, और हरियाणा हरिकेन इनका नाम है ना, उपनाम दिया गया है। जैसे दवाल किनका नाम दिया गया है भाई? राहुल द्रविड़ को चाइना का दीवार या फिर दवाल कहते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। जंबो कहते हैं अनिल कुंबले साहब को। अनिल कुंबले साहब को क्या कहते हैं? जंबो कहते हैं। टर्मिनेटर कहते हैं किसको भैया? टर्मिनेटर कहते हैं हरभजन सिंह को कहते हैं। ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इनके अलावा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1973 में। आने वाले समय में इसी का नंबर है ना। 2025 में महिला वर्ल्ड कप कहां पे होगा? भारत के अंदर होगा। करंट सेक्शन की क्वेश्चन। 2027 में पुरुष वर्ल्ड कप, 23 के बाद 4 साल के बाद तो 27 में कहां पे होगा? अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, माफ कीजिएगा, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों अफ्रीकन देश ही एक्चुअली। जिम्बाब्वे का पूर्व नाम क्या था? आप लोग कोई कमेंट करें, चलो मैं ही बता देता हूं, दक्षिण रोडेशिया। क्या भैया? दक्षिण रोडेशिया पहले कहते थे जिम्बाब्वे को। इसके अलावा T20 2024 जो पुरुष वाला होगा, यह अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज में होगा। यहां पे गलत छप गया है, वेस्ट इंडीज कर लीजिएगा। ठीक है भैया, और जो महिला वाली होगी T20 2024, ये अपना बांग्लादेश के अंदर होगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा और भी थोड़ा सा क्रिकेट से बता दूं, क्योंकि भाई सीजन चल रहा है क्रिकेट का, है ना। देखिए, क्रिकेट के आईपीएल से एक क्वेश्चन आपको अभी याद रखना है। सबसे महंगा खिलाड़ी तो क्या है भैया? ये आपका जो है मिशेल है ना, मिशेल नाम है उनका। तो ये आपका कौन खरीदा है? कोलकाता केकेआर खरीदा है 24.75 करोड़ में। ठीक है भैया। इनके अलावा दूसरा जो बात आपको याद रखना है क्रिकेट से याद रखना है कि आईसीसी अंडर 90 T20 फर्स्ट खेल के विजेता कौन? तो महिला। ये महिला वाला अभी पहला एडिशन हुआ था अंडर 90 वाला T20 फॉर्मेट में, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत जीता था, इंग्लैंड उपविजेता रहे थे। कब? 2023 की बात है। ठीक है भैया, ये सब क्रिकेट से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और भी रिकॉर्ड बदलता हुआ में आ जाएंगे। तो क्रिकेट में जो है ओडीआई क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी सताका मारने वाला जो हो गया है, ये कौन हो गया? विराट कोहली। ठीक है, 50 शतक बना के सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की जो है रिकॉर्ड को ध्वस्त किए इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान। इसके अलावा वर्ल्ड
वर्ल्ड ओडीआई क्रिकेट में 3 जो है शुरुआती बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और विराट कोहली, VK, ठीक है, VK पांडे जी। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईसीसी पुरस्कार जो मिला है हाल में, उसकी भी थोड़ी सी जिक्र कर दे। देखिए मैं आंसर मिलाने नहीं आता, आपको पढ़ाने आता हूं। जो बच्चा टिकेगा वो जरूर झंडा गाड़ेगा, जैसे आपका चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ने गाड़ा था, ठीक है भैया। तो देखिए जो ये आपका आईसीसी क्रिकेट है, आईसीसी वाला जो आपको अवार्ड मिला है, लेटेस्ट वाला है क्वेश्चन है, तो पैट कमिंस को जो है आईसीसी ओवरऑल मिला है, जिसे कौन सा अवार्ड मिलता है? गारफील्ड अवार्ड मिलता है, सर सोबर्स गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है पुरुष को, है ना। तो पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलियाई है। और महिला वाले में मिला है किसे, है ना, नेट सीवियर ब्रंट, जो पिछली बार का भी था, 2022 के लिए भी वही था, 2023 में भी इसे ही चुना गया है, ठीक है। तो उन्हें क्या, कौन सा अवार्ड मिलेगा? है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड। कौन सा? है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड मिलेगा। ध्यान रखेंगे, अपना बिरटू भाई भी है और सूरज कुमार यादव भी है। सूरज कुमार यादव जो है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है, और बिरटू जो है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई में है 2023, ठीक है भैया। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का प्रतिशत पूछा था, 48%। एक एक डाटा दे चुके हैं, हाल में ये भले नहीं दिए हैं लेकिन पहले दिए हैं। ये 48% है। पुरुष का कितना है भैया? 52% हो जाएगा, 48-52, स्वाभाविक सी बात है, दूगो में होगा, है ना। इनके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग पुरुष जो है 52% है। जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या, ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट में इसका नंबर है, तो ये 31.5% यानी 32% के समथिंग, घटा दीजिएगा ग्रामीण निकल जाएगा 68% के समथिंग। जनगणना 2011 का डाटा है 45.46 जो है ये महिला साक्षरता रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है ना। और इसके अलावा 82.14 मेल लिटरेसी रेट है। इसके अलावा, है ना, ये 17.64 ये क्या है? डेकेडिकल ग्रोथ है, डेकेडिकल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? ये आपका 943 है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितनी है? 382 है। और टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। फर्टिलिटी रेट भी पूछता है तो 2.2 से लेके 2.3 के पास जो ऑप्शन रहेगा उसको मारने का है, ठीक है। तो ये जनगणना का डाटा है। बाद बाकी जनगणना से थोड़ा पास्ट खंगालते हैं। 1872 में मेओ के समय पहली बार जनगणना हुई थी। अच्छा, एक शहर का जनगणना अलग हुआ था, ठीक है मेरे भाई, ये इसमें और भी पहले होता है, तो ये अलग एक बात है। अगर भारत की जनगणना कहे तभी 1872, एक शहर की जनगणना भी कराए थे एक अधिकारी ने, ठीक है भाई, जो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूं। 1872 में हो, फिर 1881 से जो है ना, ये आपका रिपन बाबा के समय से लगातार 10 वर्षों पे होने लगी। आजादी के बाद पहली 10 वर्षीय जनगणना 1951 में हुआ, आखिरी जनगणना 2011 में हुआ। 2021 वाली जनगणना का डाटा अभी आया नहीं है, पता नहीं कहां अटक गया, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पशु होती है, ये पशु की जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो 5 साल पे होती है। आप गांव घर में देखेंगे कान में वो पट्टी लगा देता है, पशुओं को 5 साल पे जनगणना होती है पशु की। और जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनकी सर्वेक्षण कितने साल पे होती है दादा? 2 साल पे होती है। कौन करवाता है? FSI करवाता है। कि कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं? तो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर आते हैं, ठीक है। और ये FSI कहां है? देहरादून में स्थित है। पिछला जो डाटा है कब रिलीज हुआ था? 21 वाला 22 में रिलीज हुआ था, उसी प्रकार 23 वाला 24 में रिलीज होने वाला है वन सर्वेक्षण, है ना, वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट होता है ना। इसके अलावा क्रिप्स मिशन कब आया था भैया? कल भी बताया ना कि क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण, पीडीएफ में देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? 1942 में किए थे, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही। इसके अलावा गांधी जी इसी में डू और डाई का नारा दिए थे। गांधी जी के साथ सपोर्ट करने वाली महिलाओं में प्रमुख कौन है? अरुणा आसफ अली, जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ झंडा फहराने का काम किए थे। मैं कहीं से कहीं पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री तक ले जाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, साइंस तक ले जाऊंगा, ये मेरी क्वालिटी है। और इसमें अगर आपने रम गए, अगर आपने सीख लिया कि ये कैसे आता है, कैसे किया जाता है, यानी लिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो आप मास्टर हो जाओगे। किसी टीचर, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जबकि बनकर कब तैयार हुआ था भाई? 1927 में। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के शिकार हुए, जिसके कारण अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैबिनेट मिशन कल भी बताए थे 1946 में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं है? क्योंकि 3 गो सदस्य तो था, तो चौथा एगो दे देगा कोई, आप पूछेगा आपसे आंसर, तो जो नहीं रहेगा वो आपको आंसर करना है। तो जो 3 गो सदस्य थे वो कौन थे भैया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन वाला है 1942, क्योंकि ये इंडिया के हितैषी थे, ठीक है भैया। इनके अलावा जो कैबिनेट मिशन है, इसका क्या मोटो था? संवैधानिक ढांचा को देना। ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन आ गया है। तो 3500 से 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है ऋग्वेद इस स्लैब में, यानी हो सकता है कि 3000 से 5000 वर्ष पूर्व रहा हो, ठीक है।
हो सकता है कि 3000 से 5000 वर्ष मतलब पुराना रहा हो। तो ये वाला आंसर आप मार सकते हो, क्योंकि इसके स्लैब बीच में आएगा ये, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद सभी चारों वेद में सबसे पुराना है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 जो है मंत्र है। लेकिन अगर आपको कहे कि रिपीटिशन सहित मंत्र कैसा कितना है, बिहार के जो पीसीएस की एग्जाम होती है बीपीएससी, पिछले वाले में शायद ये क्वेश्चन आ चुका है कथन के रूप में कि जो ऋग्वेद में है ना, रिपीटिशन सहित यानी पुनरावृत्ति सहित जो है कितने मंत्रों की संख्या है। तो आपको क्या कहना है, 10,462, 10,000 माफ कीजिए 10,462 ओरिजिनल है और 10,580 जो है पुनरावृत्ति सहित है ना, रिपीट किया जाता है। 162 को जो है 118 को जो है रिपीट किया गया है, ठीक है। इनके अलावा ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, यह भी क्वेश्चन आपको सीजीएल पिछले साल पूछा था 23 में। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया, यह सुरक्षित है आपके एग्जाम में आने के लिए। सर्वाधिक बार नदियों का वर्णन सरस्वती नदी को जो है वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो अपना एक उपवेद होता है उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आयुर्वेद कहते हैं। सामवेद का गंधर्व वेद है, अपना अपना उपवेद है भाई। उसके अलावा जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं ना, उस पढ़ाकू को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, होत्र 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 कहते हैं। इसके अलावा भारतीय संगीत के जनक को क्या कहते हैं, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भी आपका धार्मिक अनुष्ठान होगा, अनुसंधान नहीं, धर्म में क्या अनुसंधान करना, क्या वैज्ञानिक है, क्या प्रयोगशाला है यहाँ पे, धार्मिक अनुष्ठान है ना, कर्म कांड, जो यज्ञ वगैरह की बात होती है। तो ये जो यज्ञ वगैरह की बात होती है, ये सब बात आपको कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। लेकिन जो जादू टोना है, विवाह गीत है, मंत्र नाश है, ये सब जो मिलेगा अथर्ववेद में मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जो भी मंत्र पंत्र है सब अथर्ववेद में चलो तो सकते में आ जाओगे, ठीक है। जो यज्ञ वाली बात है ना वो यजुर्वेद में है। इसके अलावा वेदांग कितने हैं भाई, 6 है। उपनिषद कितने हैं, 108 है। पुराण कितने हैं, 18 है। सबसे बड़ा और प्रमाणिक पुराण कौन से हैं, मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण किस वंश को जो है रिलेट करते हैं, तो बताइएगा, सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन है, सिमुक है, सिमुक। और इसके महान शासक कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा के सिक्का चलाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है। अब तक जितने करंट अफेयर पूछे हैं, आज कल के चौथे शिफ्ट में एक करंट अफेयर जो इंडो अमेरिकन डॉक्टर जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई अवार्ड मिला है, उनको छोड़ के सभी करंट अफेयर मैं आपको बताया हूं। ये भी बताया हूं नीरज चोपड़ा, और रैंक भी बताया हूं कि इंडिया का रैंक क्या रहा था। तो ये जो है नीरज चोपड़ा या फिर टोक्यो ओलंपिक में पूछा है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि ये जो है विश्व एथलेटिक्स में पूछा है, दोनों बताऊंगा। नीरज चोपड़ा जो है आपका गोल्ड ही जीता है दोनों जगह, चाहे तो टोक्यो ओलंपिक हो चाहे तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हो। अब आते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ये बुडापेस्ट की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कराया गया, जहां पे भारत को 21 पद के मिला, और वो मिला सबसे मैक्सिमम वाला गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड कौन जीता भैया, नीरज चोपड़ा, है ना। और रैंक क्या रहा इंडिया का, 18वां रैंक रहा, 18वां रैंक रहा इस प्रतियोगिता के अंदर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। वर्ष 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अच्छा वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। कहां पे, ओरेगन में। और 23 वाला कहां हुआ, हंगरी में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड भारत के नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया भाला फेंक में। और कितने मीटर थ्रो करके दिलाया था, तो 87.58 मीटर। इनको एक कंपनी ने गाड़ी गिफ्ट किया जिनका नंबर भी यही सेम है, ठीक है भाई। इनके अलावा गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को, डायमंड लीग जीतने वाले जो है ये आपका खिलाड़ी है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा के जैसे ही अनु रानी को आप भाला फेंक में जानते हैं। निम्नलिखित में से केरल का कौन सा नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली दिया गया था, वो ये हो गया एकदम फिनिश। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु को समर्पित ये नृत्य है और महिला प्रधान नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, कोई भी पुरुष इसमें भाग नहीं लेता है, इसीलिए आप इसमें कोई भी पुरुष कलाकार को नहीं पाएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया था, फिर बताता हूं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी कल्याण हो जाए, है ना। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य से भामा कल्पम नृत्य का पार्ट जुड़ा हुआ है, जैसे आपके मणिपुरी नृत्य से जोगई नृत्य का पार्ट जुड़ा हुआ है, जोगई, है ना, जोगई, ठीक है भाई। इसी प्रकार से पुरुष इसमें जो है कुचिपुड़ी में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। यह देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से उत्पत्ति हुई थी इसकी। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप तक लाने या फैलाने का श्रेय जो है ये सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है।
इनके अलावा कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार में जो भी रेड्डी सरनेम है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, है ना, कौशल्या रेड्डी, ये जो भी है सब इधर आ जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती है, इसीलिए स्टार लगा दिया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को दर्जा कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी, है ना। भरतनाट्यम को पहले क्या कहते थे? सदिर अट्टम कहते थे, है ना। भरतनाट्यम को हम अग्नि नृत्य भी कहते हैं, लेकिन अग्नि फोक डांस भी होता है जो राजस्थान में किया जाता है ना। भरतनाट्यम एकल महिला नृत्य है, ध्यान रखेंगे, इसमें महिला भाग लेता है सिंगल रूप में, एकल रूप में। शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, अभंग, सभंग, त्रिरंग। और नृत्य के जो है 4 स्टेप किए जाते हैं, अलिरप्पू, जाति, स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, आर मुथु कनमल, नर्तकी नटराज, बैजंती माला, कुमारी कमला, बी हेरामद नाथन। ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम के कलाकारों में से हैं। आर मुथुन कनमल को 2022 में पद्म अवार्ड दिया गया था, है ना। इसके अलावा कुमारी कमला, ये आपका ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के ताजपोशी में परफॉर्म करने गई थी। नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री जीतने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला भरतनाट्यम में। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली महिला है जो नृत्यांगना है। साथ ही साथ सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी भी कर लेती है। यामिनी कृष्णमूर्ति ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी भी कर लेती है। इन्होंने एक यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली में किया था, ये सब ध्यान रखेंगे। रुक्मिणी देवी कहाँ गई? ये रुक्मिणी देवी ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम नृत्यांगना है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, बता दिया अभी, सिर्फ महिला भाग लेते हैं, विष्णु प्रधान नृत्य है। ओडिशा नृत्य, ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी देवदासी परंपरा से उद्गत नृत्य है। इस नृत्य का साक्ष्य अगर आप शिलालेखीय फॉर्म में चाहते हैं तो आपको उदयगिरी का गुफा जाना होगा, है ना। उदयगिरी की गुफा में इसको शिलालेखीय फॉर्म में आप पा सकते हैं, है ना। इसमें इलियाना सिस्टारिस्टी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के कलाकार हैं। अन्य शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी सत्रिया, जिसमें सत्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी। सत्रिया नृत्य जो है ये आपका शंकर देव साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, असम का है, सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है 8 में। इसके अलावा भी मणिपुरी और उड़ीसा में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक संवैधानिक अधिकार वर्णित है? तो ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते? जब क्वेश्चन पूछा गया था तो पूरा डाटा दे दिए थे, तो 20 और 21 जो है आपातकाल में भी नहीं बदलते। फिलहाल मैं इसका जवाब देता हूं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा माना है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी के तहत रीट जारी करते हैं। और कोई भी आदमी की मौलिक अधिकार का जब हनन हो जाए तो यही 32 का प्रयोग कर जो है आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल चलिए आइए मौलिक अधिकार समझाते हैं। अरे भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, चिल्ला रहा हूं, है ना, लाइक कर देना दादा। संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। गाना गाने के लिए तो गला को रहने दोगे ना, सही है ना भाई। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य को कहाँ पे रखा गया है? मौलिक अधिकार ही यहाँ पे होना चाहिए। फंडामेंटल राइट की जगह FR लिखते हैं यहाँ पे। FR को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में रखे गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी 1922 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 है मानव तस्करी पे रोक और 24 है बाल श्रम पे निषेध। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद का प्रयोग करके रीट जारी करते हैं। जनता के मौलिक अधिकार के हनन होने पे इन्हीं आर्टिकल के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया है। देखिए मैंने आपको बताया है भाई, DPSP हो, फंडामेंटल राइट हो या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो, ये तीनों कॉमन रहते हैं। SSC के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इन तीनों पार्ट से जरूर रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में? ये क्वेश्चन एक अलग पूछा गया है। मौलिक अधिकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ऊपर व्याख्या देख लिए 25 से 28। इसके अलावा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? सवेरे वाले क्लास में बताए हैं, वेट लिफ्टिंग के संबंधित है मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक मिला था वो मीराबाई चानू को मिला था। और जब पत्रकार ने कहा था कि अब इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बोलते हैं इस समय तो मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिज्जा
नहीं खाई हूं। तो जो है कई पिज्जा कंपनी जो है इनको फ्री कर रखा है, ये भी बात आप जाने होंगे। मतलब कहने का मतलब था, छोटा सा बात में बहुत गहराई छुपा हुआ था कि मैं बहुत दिन से इतना बिजी हूं अपने काम में कि मैं खा नहीं पाया हूं। ये नहीं कि आर्थिक रूप से कमजोर हूं, ठीक है भाई, समझ रहे हो, उस बात में बहुत जो है गहराई छुपा था। ऐसे पिज्जा खा के हंसी में नहीं उड़ाना है, वो एक दिल पे लेना है कि क्या भूल गया ये, ठीक है भाई। इसके अलावा कृष्णा पाठक, वरुण कुमार, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, तरक सेन सोरेन, है ना, शिबू सोरेन सुने होंगे अभी, है ना, अभी हेमंत सोरेन को सुने होंगे, नीलकंठ शर्मा, मनदीप सिंह, सुमित, ये सब हॉकी से है। हेमंत सोरेन साहब जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अभी थे, अभी उनके पत्नी है, और वो जो है अभी पूछताछ में गए थे ना। इनके अलावा भारत की हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में जो है हुआ था, 1975 में जीता था भारत हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। 1971 में हॉकी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो भारत हॉकी वर्ल्ड कप जीता था ये 1975 में जीता था, हुआ हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था, ठीक है, करेक्ट करके देता हूँ। इसके अलावा ग्रेस एक्का, मोनिका, नवनीत, वंदना कटारिया, नवजोत कौर, ईशा चौधरी महिला हॉकी के खिलाड़ी हैं। अभी देखिए जो सवेरे बताया था वहीं से कॉपी पेस्ट किया हूं, तो देखिए यहाँ पे है मीराबाई चानू, कर्नो मल्लेश्वरी, जेरेमी लाल रुंगा, कुंजरानी, वेंकट राहुल, सतीश शिवलंगम और मीला देवी सभी भारतीय वेटलिफ्टर है। तो यहाँ से ये पहला वाला छपा है। इसके अलावा ज्योति याराजी, जाके कोई वेरीफाई कर सकता है, 10:30 10:15 बजे क्लास पोस्ट किए थे भाई। ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश की बाधा दौड़ की खिलाड़ी है। निखत जरीन हो गया, मैरी कॉम हो गया, स्वीटी बुरा हो गया, नीति घनघस, लवलीना बोरगोहेन सभी भारतीय मुक्केबाज हैं। इनके अलावा भारत के सबसे लंबा बांध पूछ लिया है, सब दिन तीनों बताता है एक साथ। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध परियोजना है। अब मैं इसे पंचवर्षीय योजना के साथ रिलेट करता हूं। हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, 5 IIT, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी के सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में आया था। ये पंचवर्षीय योजना के साथ रिलेट किया हम। अब फिर से आ जाते हैं नदी और बांध पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है। कल अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान पूछा गया था जो मनीला फिलीपींस के अंदर है। एडीबी का मुख्यालय भी फिलीपींस के अंदर है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। फैक्ट तो इतने भरे हैं ना कि 3 दिन लग जाएंगे इसी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भाई, है ना। लेकिन आप लोगों को बुरा न लगे, कितने तो बोलते हैं कि सर के ऊपर चला जाता है ना। तो ऐसे बच्चे की मुझे भी जरूरत नहीं जिसको सर के ऊपर से जा रहा हो। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अपनी फेम नहीं चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा महानदी पर प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद। गोदावरी पहला, कृष्णा दूसरा और महानदी तीसरा। अब इन तीनों की उद्गम भी पूछ लेते हैं। महानदी जो है आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी आपको महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी डैम है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में। 261 मीटर से अधिक ऊंचाई है इनकी। इनके अलावा भारत में सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना ग्रेविटेशनल वाला, तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे आप लोग बताइएगा, NH-44 है, इन्हें लिख दिया। इनके अलावा कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र बता दिया था ना। और ये ग्राफ तो आप पहचान लिए होंगे आराम से, है ना। तो ये ग्राफ भी पहचान लिए होंगे। तो ये भारत के जो है आपका पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कुडनकुलम कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भाई तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रावत भाटा में आ जाते हैं। रावत भाटा, ये रावत भाटा आपका आरजे के अंदर है ना। इसके अलावा नरौरा आपका आ जाता है कहाँ पे भाई? यूपी के अंदर है ना। इसके अलावा जो गुजरात में है ना, गुजरात में कलपक्कम गुजरात में नहीं है, गुजरात में है ना, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए एक सेकंड, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। गुजरात में भी है एक। इसके अलावा अंटार्कटिका का भारत का अंटार्कटिका में स्थित, हाँ, काकरापारा, ताप्ती नदी पे काकरापारा, याद आ गया, काकरापारा है ना, काकरापारा ये भी है ना, ये याद आ गया भाई, है ना, भूल रहा था, बताइए। इसके अलावा भारत का अंटार्कटिका में स्थित प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री होता, लास्ट में 12 में भारती, और जो आर्कटिक क्षेत्र में है, आर्कटिक मतलब जो उत्तरी ध्रुव में होती है, तो ये हिमाद्री है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ये भी पूछा है। गंगा नदी सबसे लंबी पूछा है। गंगा नदी तंत्र कल भी बताया था आपको, गंगा नदी तंत्र, है ना। गंगा नदी तंत्र क्या होती है कल भी बताया था। तो गंगा नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चलता है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है, या फिर गंगोत्री हिमानी से निकलती है ना। यमुनोत्री हिमानी से कौन निकलता है? यमुना।
ठीक है। जब अलकनंदा और भागीरथी दो जल स्रोत देवप्रयाग में मिलता है तो गंगा कहलाता है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते चले जाते हैं। कहाँ पे भैया? आपका बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में जाने के बाद, ठीक है। इसके अलावा गंगा की प्रथम सहायक नदी बताया था रामगंगा, उत्तर की तरफ से आके मिलते हैं, जो रामगंगा नेशनल पार्क है वहीं से निकलती है ये नदी। इसके अलावा गंगा की अंतिम आखिरी सहायक नदी भारत में महानंदा है। उसके बाद जो भी सहायक नदी है बांग्लादेश में है। गंगा नदी जिस प्रकार से दो धाराओं से मिलकर बना था, उसी प्रकार से दो धाराओं में बंट जाते हैं भारत छोड़ने के पहले। तो एक धारा जो इंडिया में रह जाती है इसे हम हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम पद्मा कहते हैं। लेकिन पद्मा कब तक कहते हैं? जब तक उसमें ब्रह्मपुत्र की धारा न मिला हो, ठीक है। अब देखिए पद्मा कितना दूर मैं कलर करता हूं उतना ही दूर के पोर्शन को कहेंगे पद्मा। देखिए ये वाली पोर्शन को कहेंगे पद्मा, ठीक है। जो लाल कलर किया, लाल तो पहले से बहुत सारे चीज है, अलग कलर लेना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मैं नीला कलर किया हूं इतना ही दूर है पद्मा। जैसे ही ये धारा मिल गया, जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र की धारा आके मिल गया, इंडिया में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकल के भारत होते हुए जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो जैसे ही ये मिल गया, अब ये वाली पोर्शन जो है ये क्या हो गया? ये मेघना हो गया। क्या हो गया? मेघना। तो आपने बहुत कंफ्यूजन होना, तो यहां से कंफ्यूजन दूर करना जी, है ना। तो ये आपका जो है गंगा नदी निकला, दो भागों में बटा, हुगली बना, बांग्लादेश में गया, पद्मा कहलाया, फिर मेघना कहलाया। मेघना कब कहलाया? जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई तब। अच्छा, इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ना यमुना कहते हैं, उनका तो अलग ही एक कहानी है, ठीक है। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो जाएगा, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती की मिलान होती है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, है ना। और जो सोन है ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। दोनों बात ध्यान रखेंगे। गंगा की टोटल लंबाई जो है वैसे 2525 किलोमीटर है इंडिया के अंदर, है ना। इनके अलावा जो है आपका जो तिब्बत से निकलती है, आपका ये देखिए तिब्बत से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये ज्यादा लंबा है मतलब किसके तुलना में? गंगा के तुलना में, है ना। लेकिन बहने के आधार पे इंडिया से निकलने वाली नदियों की तुलना में सबसे लंबी नदी गंगा होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इंडिया से तो नहीं निकलती, तो तिब्बत से निकलती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी होके भी सबसे लंबा नदी नहीं है इंडिया का, ठीक है भाई। इसके अलावा गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। इनके अलावा भारतीय भूभाग के बाहर से ओरिजिनेट होने वाली नदियों में सबसे बड़ी कौन है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से दो बात ध्यान रखेंगे, कहां से निकलती है? चेमाडिंग ग्लेशियर आपका जो है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से, और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहान कहते हैं। मानस, तीस्ता, लोहित, बराक, है ना, ये सब जो है इनके सहायक नदी में से है। इनके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति किस आर्टिकल में है? भैया 55 में है। कितने में है भैया? 55 में है ना। पकानी, कोका, दियो दसम पढ़ा दिए हैं। 52 से लेकर 61 तक लगातार वर्क करता है। पकानी 52, 53, 54, 55, दियो, है ना, दुओ, पकानी, कोका, कोका नियो दसम, तो ये जो है आपका, है ना, तो ये जो है 55 में हो जाएगा। अगर निर्वाचन पद्धति रीति कहेगा तो 55, है ना। अगर निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है तो 52, 53, 54 हो जाएगा कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधान सभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, है ना। कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो मैं एक लोगों से आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि संसद के कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? यह मान लिया जाए कि जो संसद की जो कैपेसिटी है लोकसभा और राज्यसभा का, वो अपने फुल फ्लेज पे है ना। जैसे 550 है तो 550 फुल है, 250 है 250 फुल है, ठीक है। यह मान लिया जाए, तब बताइएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने जने भाग लेते हैं। इनके अलावा पकानी को का जो बता दिए थे कि क्या क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे प से होता है पद, क से होता है कार्यकाल, नि से होता है निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, फिर निर्वाचन पद्धति, है ना, फिर कार्यकाल, फिर दोबारा चुना जाने वाला, फिर योग्यता, है ना, फिर आपका लास्ट में आएंगे तो महाभियोग, फिर शपथ, ये सब जो है आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है ना। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श 143 से लेते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति 76 से, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 155 से, कहा गया इधर है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन 280 से, राष्ट्रपति संसद के ज्वाइंट सीटिंग को बुलाना 108 से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के 1 से, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 से। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में? तो ओडिशा का है डंडा यात्रा। फटोरपा यात्रा उड़ीसा का, मैं सब गोवा का। सब यात्रा वाले को एक दिन धोया था, सब यात्रा वाले को एक ही दिन लपेटा था, उसी
उसी प्रकार से मैं फिर से बता दूं, याद दिलाता हूं आपको, किसी क्लास में सभी राज्य के मार्शल आर्ट नृत्य को मैं एक ही साथ धोया था, तो आप लोग जो है जरा देख लीजिएगा, है ना। तो भाई उड़ीसा का हो जाएगा, धनु यात्रा, है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा में, कोणार्क नृत्य महोत्सव, नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, राजा पर्व, ये सभी उड़ीसा में। उड़ीसा का एक रिजर्व पूछा जाता है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहिर माथा अभयारण्य, है ना, गहिर माथा अभयारण्य, नंदन कानन, रेलवे पूछता था, अब नहीं पूछता है नंदन कानन, ये सभी उड़ीसा। महेंद्रगिरी की चोटी, उदयगिरी की गुफा, है ना, ये सभी के सभी जो है आपका कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा के अंदर मिलेगा। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था, ये प्रमुख तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा। इसके अलावा फटोरपा यात्रा ये कहाँ मनाते हैं, ये गोवा के अंदर मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में खाली यात्रा मनाते हैं। मेदराम यात्रा तेलंगाना में एक प्रकार का मेला, जो इंडिया का दूसरा सर्वाधिक बड़ा मेला, कुंभ मेला के बाद कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जन औषधि एक्सप्रेस कब चला था, मार्च 2023 में चला था। भारत का एक रैपिड ट्रेन चला है जिसे नमो भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यह रैपिड ट्रेन की शुरुआत जो है 2023 अक्टूबर में हुआ है। मोदी साहब ने इसे झंडा दिखाया था, तो ये भी वीवीआई कर लेंगे। इनके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाया गया है। हालांकि मैत्री एक्सप्रेस पहले से चलती है, लेकिन मिताली एक्सप्रेस आफ्टर कोरोना चलाया गया, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इंडिया का, अब ट्रेन में आ गया तो ट्रेन में बैठ जाइए, मालगाड़ी है तो इसका नाम है भाई बासुकी। क्या नाम है, बासुकी। बासुकी नाग का नाम था ना, तो वो सबसे बड़ा मालगाड़ी है बासुकी, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा दूर तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, पहले भी बता रखा हूं भाई, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है आज। यहाँ देखिए नीचे में मैं यहाँ पे @ लगा दिया हूँ, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, हालांकि मैं फैक्ट में लिख लिया था तब देखा, ठीक है। तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा एक क्वेश्चन। इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 2019 में चलाया गया था, बनारस, BSV होता है कोड, और आपका जो है NSDL, ये आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहां तक जाता है, NSDL नहीं होता है, न्यू दिल्ली का कोड मुझे अभी याद नहीं है रेलवे का, क्योंकि मैं दिल्ली जोन में तो हूं नहीं, मैं तो मध्य रेलवे में, तो इधर का याद रहता है मुझे। तो ये बनारस का है। इसके अलावा जो आपका ट्रेन से और भी बात करेंगे, तो ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुआ था। किसके काल में हुआ था, डलहौजी के काल में हुआ था। कहां से कहां चला था गाड़ी, तो मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर की दूरी तय किए थे, तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ था, 1925 में, 1924 के एक वर्थ कमेटी के अनुसार, है ना। फिर से कब एक साथ बजट पेश किया गया, तो 2017 में। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन है, अभी रेल मंत्री कौन है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी बंधु, किसी भी साथी को अगर SSC की एग्जाम में चाहते हैं कि GK GS मेरा अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर करना है, तो 2 डे एग्जाम का सेल चल रहा है। आप 2 डे एग्जाम का मात्र 70 रुपए की PDF लेके 113 क्लास की मेरी प्रैक्टिस सेट वाली PDF मिलेगी, जो घंटों भर का क्लास होता है ना। 113 क्लास की PDF अगर आपने कर लिया, उतना भी करने की जरूरत नहीं, आधा भी करोगे, 25% भी उसका कर लोगे तो हो जाएगा जी, है ना। तो 113 क्लास की आपको PDF मिलेगा, 20 PDF टॉपिक बैच मिलेंगे, और एनालिसिस जो मैं करवाऊंगा वो मिलेगा। तो आप 70 रुपए में जो है बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। जो बच्चे BSSC की तैयारी करते हैं उनको 35 क्लास की वीडियो BSSC की मिलेगी, तो भी बाय कर सकते हैं। जो UPP का, अब तो अभी नहीं बोलूंगा UPP पे कुछ, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, री एग्जाम होगा तब बात करूंगा, और होना चाहिए जिस प्रकार से बच्चों की मांग है। मैं भी सपोर्ट करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।